हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 2021 वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लैंग्वेज 1 सेक्शन के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपके सामने आज का पहला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 31 है, मुहावरों के प्रयोग से बनी वाक्य का सही विकल्प चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, उनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन मुहावरों के प्रयोग से बना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, सुरेश की तो अक्ल मर गई। ऑप्शन नंबर बी है, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। और ऑप्शन नंबर सी है, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। और ऑप्शन नंबर डी है, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में मुहावरे का प्रयोग हुआ है, लाल पीला होना। ठीक है, आज इसको वाक्य में प्रयोग करके किया गया है कि दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। मतलब किसी वाक्य के कितने मेन अंग होते हैं। तो क्या वह 2 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर आपका 4 होते हैं, या 3 होते हैं। तो हिंदी भाषा में वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है आपका उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को अंग्रेजी में आप प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, कर्ता, किसी कार्य को करने वाला। मतलब आपका जो सेंटेंस रहता है, वाक्य रहता है, उसमें जो किसी कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है उसी को हम कर्ता कहेंगे। जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाएगा वही कर्ता होता है, वही उद्देश्य होता है। अब बाकी जो कर्ता के बारे में बताया वो विधेय होता है, प्रेडिकेट होता है। तो वाक्य के कुल 2 मेन अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 अब आपके सामने है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है। क्या है? खुद श्रीमान बैगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, कि खुद श्रीमान बैगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी है, बैगन खाने से नुकसान बताना। ऑप्शन नंबर सी है, उपाय वही अच्छा जो कारगर हो। और ऑप्शन नंबर डी है, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसको व्यवहार में ना लाना। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे इस लोकोक्ति के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे श्रीमान जी हैं, खुद तो बैगन खा रहे हैं, दूसरों को परहेज बता रहे हैं कि मत करो। तो उसका साफ साफ सही अर्थ हो रहा है कि केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। ये ठीक उसी प्रकार हुआ कि आप देखे होंगे कि कई बार होता है कि लोग अपने खुद वही काम करते हैं। जैसे कोई शराबी है, उस खुद शराब पिया है और कहेगा कि नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये लोकोक्ति का अर्थ है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है। क्या वो वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, या फिर अयादि संधि है। तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, परोपकार पर धन उपकार शब्द से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रै से हम आय को निकाल लेंगे। ठीक है, और आपका फिर यहाँ से ऊ को निकाल लेंगे। तो आय और ऊ का जो मिश्रण होता है उससे आपका ओ शब्द का निर्माण होता है, इससे आपका ओ का निर्माण होता है।
ए ओ की मात्रा यहाँ पे रे पे लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, परोपकार। ठीक है, और यहाँ पे आपका गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, परोपकार में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे फिर से एक वाक्य दिया गया है, देखते हैं क्या है। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। तो उक्त वाक्य है, मतलब ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है। तो क्या ये सरल वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या फिर साधारण वाक्य है। तो यहाँ पे आप देखिए, मुझे विश्वास है कि, ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद लग रहा है कि अभी जो है वाक्य अधूरा है, अभी पूरा नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मतलब इसके आगे अभी कुछ और बाकी है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया जाता। तो ये आपका एक अपूर्ण सेंटेंस है और इसको जो है दूसरा वाला सेंटेंस पूरा करता है। तो जहाँ पे एक जो है आपका जो है साधारण वाक्य रहता है और उसके अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा एक और वाक्य रहता है, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक जो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक स्वतंत्र क्लॉज होता है, एक स्वतंत्र सेंटेंस होता है, दूसरा उस पर आश्रित जो होता है क्लॉज, उसी को हम मिश्र जो है वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। सरल वाक्य तो आपको पता ही है कि जहाँ पे आपका जो है सिंपली जो है एक ही आपका जो है सब्जेक्ट रहे, एक जो है आपका मेन वर्ब रहे, एक ऑब्जेक्ट रहे, सिंपली भाषा में वाक्य को कहा जाए, पूरा अर्थ दे। और संयुक्त वाक्य में जो है आपके दो वाक्य जो है जुड़े रहते हैं, लेकिन दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक दूसरे पे वाक्य डिपेंडेंट हैं, इसी वजह से यहाँ मिश्र वाक्य है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ फिर से एक जो है आपका छोटा सा सेंटेंस है, आपका जीवन सुखमय हो। आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। तो जहाँ पे आप किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को इच्छावाची वाक्य कहा जाता है। और जहाँ पे आपका कोई साधारण वाक्य रहता है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पे कोई संकेत दिया जाता है उसे संकेतार्थक वाक्य। और जहाँ पे आप किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे कहते हैं बैठ जाओ, जाओ पानी लेकर आओ, ये सब सारी चीज़ आज्ञावाचक या आर्डर देने वाले वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि कहा जा रहा है, इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आपका जीवन सुखमय हो, मतलब आप किसी से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के लिए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगमा प्रणाली भी कहते हैं। मतलब जो व्याकरण का शिक्षण है वो किस प्रणाली के विकृत रूप में व्याकरण शिक्षण को सुगमा प्रणाली भी कहा जाता है। तो क्या वो निगमन प्रणाली है, या फिर अव्याकृत प्रणाली है, या फिर पाठ्य पुस्तक प्रणाली है, फिर या फिर आगमन प्रणाली है। तो आपको बता दें कि जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली होती है, ठीक है, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में जो इसकी विकृत रूप में जिसे सुगमा प्रणाली कहा जाता है वो पाठ्य पुस्तक प्रणाली होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी है, सही है कि आप जो है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप से सुगमा प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब पता है इस प्रणाली में पहले व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों को जो है प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है, और उसके बाद इसके उदाहरणों के द्वारा नियमों की पुष्टि की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय जाता है। तो ये श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ड्यूई एंड किलपैट्रिक को, ऑप्शन नंबर बी है स्टीवेंसन एंड रिचर्ड्स को, ऑप्शन नंबर सी है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को, या फिर कार्लटन वाशबर्न को।
तो आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट पद्धति है इसको जो है किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, जो प्रोजेक्ट पद्धति है आपको इसको किलपैट्रिक ने दिया था, और साथ में जो ये जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बेस्ड थी। ठीक है, आपका ये जो प्रोजेक्ट पद्धति है ये जो है प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होता है उस पर डिपेंड थी, और इसके समर्थक ड्यूवी भी हैं। ठीक है, तो नई शिक्षण पद्धतियों प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। वहीं बात करें जो है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का, तो इन्होंने डाल्टन पद्धति दिया था। ठीक है, इन्होंने डाल्टन पद्धति दिया था। डाल्टन पद्धति में ये होता है कि बच्चों को जो है आप जब भी वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी कोई कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई जो है समय सारणी, कक्षा के नियम, वार्षिक परीक्षा, द्वार्षिक परीक्षा, इन सब चीज़ों का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। वो कहते हैं कि बच्चों को फ्री होके सीखने दो। अब बाकी प्रोजेक्ट पद्धति में तो आपको पता ही है कि इसमें आप जो है या तो व्यक्तिगत रूप से अकेले या फिर सामूहिक रूप से कोई मान लो मॉडल बनाओ, या फिर जो है ग्रुप में कोई कहानी करो, कोई जो है आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कुछ भी जो आप मिलके करते हैं उसी को प्रोजेक्ट पद्धति कहते हैं। तो इसको जो है जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षकों को ये कथन दिया गया है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करना चाहिए। उपरयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? मतलब ये कथन किसका है? तो क्या इसको स्टीवेंसन ने दिया था, या फिर कार्ल्टन ने दिया था, या फिर हर्बर्ट ने दिया था, या फिर इसको ड्यूवी ने दिया था? तो आपको बता दें कि इसको हर्बर्ट ने दिया था। जो ये कथन है ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। मतलब आपका जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो किताबें होती हैं, जो आपके करिकुलम की किताबें हैं, वो जो आपके शिक्षक हैं या फिर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या है? ये क्या साध्य नहीं वरन साधन है, या फिर पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य है, मतलब सब कुछ है, या फिर अध्यापन हेतु साध्य व साधन है, या फिर साधन कम साध्य अधिक है? तो आप कभी भी जो है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, खास करके सीटेट में इसे हर बार एक प्रश्न आता ही है कि जो किताबें हैं वो क्या हैं? किताबें सब कुछ हैं, किताबें ही जो है मतलब मेन हैं, या फिर किताबें क्या हैं? तो देखिए, किताबें जो है आपके जो बहुत सारे पढ़ाई के रिसोर्सेज हैं उनमें से एक रिसोर्स है। किताब ही सर्वे सर्वा नहीं है। किताब जो है बस बच्चों को गाइड करने के लिए जो रहता है कि हाँ जो इसके बाद ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना कि बच्चा सिर्फ जो है किताब से ही सीखेगा, किताब में ही जो दिया है वही सही है, बाकी जो है बाहरी दुनिया से वो कुछ सीखता ही नहीं। आप तो जानते ही हैं कि लर्निंग जो है हमेशा होती ही रहती है, चाहे वो स्कूल में हो, स्कूल से बाहर हो, या चाहे जहाँ हो, अगल बगल हो, घर में हो, पास पड़ोस में, या फिर टीवी देख रहा हो, खेल रहा हो, हर जगह लर्निंग हो ही रही है। तो सिर्फ किताबें ही नहीं साध्य है, बल्कि वो किताबें बहुत सारे साधनों में से एक साधन है। ठीक है, किताब साध्य नहीं है, सब कुछ नहीं है, बस बहुत सारे साधनों में से एक साधन किताब भी है सीखने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए साध्य नहीं वरन साधन है। मतलब सब कुछ नहीं, बस एक साधन है सीखने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है,
भाषा शिक्षण में उपयोगी भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। मतलब ऐसा साधन भाषा शिक्षण में जो श्रव्य मतलब आपका सुनाई भी दे, और जो दृश्य का मतलब होता है कि जो दिखाई भी दे। ठीक है, श्रव्य का मतलब जो है सुनाई दे, और दृश्य का मतलब जो दिखाई भी दे उसको दृश्य बोलते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा? तो चलिए देखते हैं कि भाषा शिक्षण में कौन श्रव्य दृश्य साधन दोनों है। तो रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई थोड़ी ना देता है उसमें। अभिनय, तो हाँ जी, अभिनय में आप अगर कोई अभिनय कर रहा है तो उसमें आप उसके अभिनय को अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और साथ में जो बोल रहा है उसको सुन भी रहे हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है कि भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन अभिनय है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? ठीक है, मतलब चारों ऑप्शंस में से कौन सा बोलने की योग्यता है? तो क्या वह शुद्ध वर्तनी है, या फिर आपका सुलेख है, या फिर शुद्ध लेख है, या फिर आशु भाषण है? तो आपको बता दें कि जो आशु भाषण है वही आपकी बोलने की योग्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब किसी विषय पर बिना किसी तैयारी के बोलना और तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना, यही आशु भाषण कहलाता है। एक प्रकार का ये भी जो है आपका वार्तालाप है, बोलना है, मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि यही बोलने की योग्यता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, रेडियो अधिगम सामग्री है। मतलब रेडियो अधिगम सामग्री है, जो आपका रेडियो है। अब तो रेडियो रहता नहीं, लेकिन फिर भी आपने रेडियो तो देखा ही होगा कि जो रेडियो होता है वो किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो क्या ये दृश्य अधिगम सामग्री है, या फिर श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री है, या फिर श्रव्य अधिगम सामग्री है, या इनमें से सभी? तो जो रेडियो है वो आपको सिर्फ सुनाई देती है, मतलब सिर्फ श्रव्य सामग्री है। रेडियो में जब भी गाने बजते थे वो आपको दिखाई थोड़ी नहीं देते, बस सुनाई देते थे। तो इसलिए ये आपकी रेडियो जो होती है वो जो है श्रव्य अधिगम सामग्री है। ठीक है, दृश्य तो बिल्कुल नहीं, श्रव्य दृश्य तो अगर वीडियो होता तब होता, इनमें सभी तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्वनि शब्द एक वाक्य की रचना का ज्ञान देना। मतलब ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो क्या ये कौशलात्मक उद्देश्य है, या फिर सृजनात्मक उद्देश्य है, या फिर रसात्मक उद्देश्य है, या फिर ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है? तो जी हाँ, ये एक ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षक श्यामपट्ट कापी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। यह विधि है। मतलब यह है कि कोई शिक्षक है वो क्या करता है, श्यामपट्ट पर या फिर बच्चों की कॉपियों पे या फिर उनकी स्लेट पे अक्षर को लिख देता है। पहले वो लिख देता है और फिर जो बच्चे हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको कहता है कि अब इन्हीं अक्षरों को देख के आप भी स्वयं उसी के नीचे वैसा अक्षर बनाओ। तो इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? इसको अनुकरण विधि कहते हैं, नकल करना कहते हैं, कॉपी करना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विधि है ये अनुकरण विधि है, नकल विधि है, कॉपी विधि है, जिसमें आप किसी का जो है नकल करते हैं, जैसा वो बनाया है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को अनुकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? ठीक है, तो क्या ये लघुत्तर प्रश्न है, या फिर निबंधात्मक प्रश्न है, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, या इनमें से सभी? तो जहाँ पे बहुविकल्प दिया गया रहे, सही गलत चुना रहे, विषम का चुनाव या युगलीकरण या रिक्त स्थान, मतलब आपको अपनी जो है अभिव्यक्ति नहीं करनी रहती है। इसमें जो आपको दिया है उसी में से चुन के आपको उसमें भरना है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि आप जो मन में आए वही भर दें। इसमें इसका जो है क्वेश्चन का आंसर प्री डिसाइडेड होता है, इसलिए इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें जो है निष्पक्ष मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 से लेके 50 तक के जो प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ के देना है। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप चाहें तो इस गद्यांश को पढ़ें, या बिना पढ़े आप जो है पहले गद्यांश के क्वेश्चन को पढ़ें। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है गद्यांश से रिलेटेड है, पढ़ना जरूरी है, तो आके पढ़ लेंगे, नहीं तो जो है आंसर दे देंगे वैसे ही। क्योंकि रीट में अक्सर ये होता है कि गद्यांश से रिलेटेड ना होके अक्सर वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने स्क्रीन पर है कि विद्वान, जो विद्वान शब्द है इसका जो है स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है, क्या ये महिषी है, या फिर विदुषी है, या फिर ज्ञानी है, या फिर विभूषी है? तो जी हाँ, विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जहाँ तक कि आपको बता दें, महिषी का अर्थ होता है भैंस। ठीक है, तो भैंस तो बिल्कुल नहीं यहाँ होगा। ज्ञानी तो आप जानते हैं ज्ञानी किसे कहते हैं। ठीक है, ज्ञानी का मतलब ये होता है कि ऐसा योग्य व्यक्ति जिसके पास जो है जानकारी हो, ज्ञान हो। ठीक है, तो यहाँ पे विद्वान के लिए जो इसका स्त्रीलिंग होगा वो विदुषी होता है, अविभूषी तो कुछ होता ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक वचन और बहुवचन का सही युग्म है। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए गए इसमें एक वचन और बहुवचनों का कौन सा सही जोड़ा है? तो क्या वह पुरुष एवं पुरुषों, या फिर पुस्तक और पुस्तकें, साथी साथियाँ, स्त्री महिला? ठीक है, मतलब एक ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एक वचन है, एक बहुवचन है। तो उसमें क्या पुरुष पुरुषों सही है, पुस्तक पुस्तकें सही हैं, साथी साथियाँ सही हैं, स्त्री महिला सही है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि जो है पुस्तक का जो बहुवचन होता है वो पुस्तकें होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बाकी जो है आपका साथी का जो है साथियों होता है, और स्त्री का स्त्रियां होता है। ठीक है, महिला नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, उद्दत, उद्दत शब्द का सही अर्थ है। तो क्या यह है अनुपम है, या फिर व्याकुल है, या फिर तैयार है, या फिर परिश्रमी है? तो जो उद्दत शब्द है इसका जो है अर्थ होता है तैयार। ठीक है, उद्दत का जो अर्थ होता है वो तैयार होता है। वही जो अनुपम शब्द है इसका मतलब होता है बेजोड़। ठीक है, बेजोड़ का मतलब एकदम जो सर्वोत्तम हो, जो सबसे अच्छा हो। ठीक है, सर्वोत्तम हो, सबसे अच्छा हो, उपमा रहित हो, उसी को आप अनुपम कहते हैं या फिर बेजोड़ कहते हैं। ठीक है, और जो व्याकुल शब्द है, व्याकुल का मतलब होता है बेचैन या फिर परेशान। वही परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, चूँकि यहाँ पे पूछा है उद्दत शब्द का अर्थ, तो उद्दत का मतलब होता है तैयार। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, बड़े बड़े महात्मा सदैव
लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इसका आखिरी वाला पॉइंट देखना है सेंटेंस का, कि रहते हैं मतलब ते हैं। ये आपका अंग्रेजी में देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और बाकी हिंदी में देखा जाए तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ते हैं, ती हैं, तो हैं, तू हैं, ठीक है, ये सारे वाक्यों पे अंत हो तो वहाँ पे आपका सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है वह कौन सा समास होता है? तो क्या वह द्विगु समास होता है, या फिर द्वंद्व समास होता है, या फिर कर्मधारय समास होता है, या फिर बहुब्रीहि समास होता है? तो जहाँ पे सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी अगर द्विगु समास की बात करें तो जहाँ पे आपका जो सामासिक पद होता है वो किसी संख्यावाचक शब्द से शुरू हुआ है, जैसे त्रिदेव, ठीक है, त्रिमूर्ति, चौराहा, ये सब जो शब्द हैं आपके संख्यावाचक शब्द से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए वे द्विगु समास रहेंगे। वहीं द्वंद्व समास में जहाँ पे आपका जो है प्रथम पद और दूसरा पद दोनों एक दूसरे के उल्टे हों, बीच में हाइफन चिन्ह योजक चिन्ह लगा हो, वो आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है माता पिता। ठीक है, और कर्मधारय तो ये है ही। और बहुब्रीहि समास में जो है प्रथम समासिक पद और जो उत्तर समासिक पद होता है वो दोनों मिलके किसी तीसरे जो है शब्द की तरफ इशारा करें। ठीक है, उसी को जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर लंबा है जिसका उदर, मतलब गणेश जी, मतलब यहाँ पे जो समासिक पद है किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि जो है विशेषण विशेष या उपमान का संबंध होता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। मतलब डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, मतलब जो ये साहस शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या ये परिमाण को बता रहा है, परिमाणवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है, या संकेतवाचक है, या फिर गुणवाचक है? तो देखिए जो साहस है, जो साहस शब्द है ये एक प्रकार का गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुणवाचक विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, जहाँ पे किसी शब्द के द्वारा व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, अवस्था का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह, मतलब उद्धरण का मतलब होता है कि इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि उद्धरण के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को हमें दर्शाना हो तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में जो है रखते हैं। मतलब वक्ता के कहे गए कथन को दर्शाने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। वही बात करें अगर जो ऑप्शन ए है तो इसे हम अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपका जो कामा होता है विराम चिन्ह उससे थोड़ा ज़्यादा रुकना हो और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो, वहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी तो उद्धरण चिन्ह है, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, जहाँ पे आप मतलब कहीं पे दो में अंतर जब दिखाया जाता है, जैसे माता पिता लिखना हो तो बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम जहाँ पे आपका सेंटेंस, जहाँ पे वाक्य साधारण वाक्य पूरा होता है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है,
उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। मतलब आपको उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताना है जिसने कहा है कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे वहाँ के पौधे के समान हैं। ठीक है, तो क्या यह कथन वासवर्ण का है, डिक्राली का है, फ्रॉबेल का है या फिर मॉन्टेसरी का है? तो ये प्रसिद्ध कथन फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये प्रसिद्ध कथन फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया था। और फ्रॉबेल आपके जो खेल प्रणाली है उसके जन्मदाता फ्रॉबेल को ही माना जाता है। शिक्षा में जो खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं वो फ्रॉबेल ही हैं। साथ में फ्रॉबेल जो है किंडरगार्टन पद्धति के जो है इसको भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। और वही किंडरगार्टन पद्धति में मतलब किंडरगार्टन पद्धति में उन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे जो पौधे के समान हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप जो है यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं कि पहला एक कथन किसका है, फ्रॉबेल का है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्रॉबेल ही है। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है, वो भी फ्रॉबेल ही हैं। वहीं जो मॉन्टेसरी हैं, तो ये मॉन्टेसरी पद्धति के जो जनक हैं जो मारिया मॉन्टेसरी हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से जो महात्मा गांधी द्वारा दिए गए सिद्धांतों में बेसिक शिक्षा का सिद्धांत है तो कौन सा सिद्धांत है इन चारों ऑप्शंस में से? क्या वह व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना था, या फिर कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, या फिर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, या फिर खेल माध्यम से शिक्षा प्रदान करना? तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उन्होंने जो बेसिक शिक्षा का एक सिद्धांत है उनका, वह ये सिद्धांत है कि मातृभाषा के द्वारा शिक्षा को प्रदान किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे आपको आगे के जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक के, उसको ये अनसीन पैसेज एक गद्यांश दिया गया, इसके आधार पर इसको प्रश्न को उत्तर देना है। लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आके इसको वापस पढ़ लिया जाएगा, नहीं तो आंसर अक्सर इसमें वैसे ही निकल के आ जाता है। जैसे कि पहला ही जो है पैराग्राफ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, देश शब्द का पर्यायवाची है तो क्या वह वासव है, अटवी है, सदन है या फिर राष्ट्र है? तो देश शब्द का जो पर्यायवाची है वो राष्ट्र होता है, ये आपको सभी लोगों को ही पता होगा। वहीं बाकी जो शब्द हैं जैसे वासव, तो वासव का जो पर्यायवाची ये इंद्र का पर्यायवाची है। वासव जो इंद्र का पर्यायवाची है और इंद्र को आप लोग जो है देवराज भी कहते हैं, देवेश भी कहते हैं और देवेंद्र भी कहते हैं। वहीं बात करें अटवी की, तो अटवी जो है ये आपका जो वन होता है उसकी पर्यायवाची है। अब वन को अटवी कहते हैं, जंगल कहते हैं। ठीक है, वहीं आते हैं जो सदन शब्द दिया गया है, सदन का मतलब होता है घर। कहते हैं ना कि जो है मिश्रा सदन, शर्मा सदन, मतलब ये शर्मा जी का घर है। तो उसी तरह सदन का मतलब होता है घर। इसकी पर्यायवाची गृह, सदन, घर, मकान, आवास, ये सब इसकी पर्यायवाची होती है। चूँकि यहाँ पे देश की पर्यायवाची पूछा है तो देश की पर्यायवाची राष्ट्र होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। और अभी तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 57, उत्तम का विलोम है। तो उत्तम का विलोम क्या है? अगम है या फिर अधम है या फिर उच्च है या फिर अज्ञ है? तो जो उत्तम शब्द है उसका विलोम शब्द अधम होता है। ठीक है, उत्तम शब्द का विलोम अधम होता है। बाकी ऑप्शंस के भी आपको अर्थ बता दें कि जो अगम शब्द है, अगम का जो विलोम शब्द होगा वो सुगम होगा। ठीक है, वहीं उच्च का जो विलोम शब्द है वो निम्न होगा और अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होगा। ठीक है, विज्ञ, जैसे अज्ञ वैसे विज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है,
अपने हित के लिए किया गया कार्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब अपने लिए जो किया गया कार्य होता है उसके लिए कौन सा एक शब्द उपयुक्त हो सकता है? क्या वह परोपकार है, या फिर दूरदर्शी है, या फिर स्वार्थी है, या फिर अक्षम्य है? तो आपको बता दें कि जो दिया गया वाक्यांश है, अपने हित के लिए किया गया कार्य, उसके लिए जो एक शब्द होगा वह स्वार्थ होगा। ठीक है, तो जो अपने ही सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसको कहते हैं ना कि बहुत ही स्वार्थी आदमी है, हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वहीं बात करें परोपकारी की, तो परोपकारी ठीक इसका उल्टा है, जो दूसरों के हित के लिए काम करता है उसे परोपकार कहते हैं। और दूरदर्शी का मतलब होता है कि दूर तक की सोच रखने वाला, जो दूर तक की सोच रखे उसको दूरदर्शी कहते हैं। और अक्षम्य का मतलब यह होता है कि क्षमा ना करने योग्य। ठीक है, क्षमा ना करने योग्य जो चीज़ें होती हैं उसी को अक्षम्य कहा जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद्वेष। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग उसे कहते हैं जहाँ पे आपका शब्द के पहले अगर कोई चीज़ जुड़े तो उसको उपसर्ग कहते हैं, शब्द के बाद अगर कुछ जुड़े तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि शब्द के पहले क्या जुड़ा है, उसी को हमें ढूंढना है कि विद्वेष में क्या कौन सा चीज़ जुड़ा है। तो देखिए, जो द्वेष शब्द होता है, जो द्वेष शब्द है उसी में बी उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि विद्वेष में बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसको मिला के विद्वेष शब्द का निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं आज की आखिरी प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, तो क्या है? अव्ययी भाव समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है, या फिर आपका कर्मधारय समास है। तो जो यथाशक्ति आपका समास है, इसमें आपका अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि जहाँ पे आपका पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, जहाँ पे पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और अक्सर वह प्रथम पद अव्यय होता है। और किस प्रकार के अव्यय होते हैं? या तो यथा रहता है, या आ रहता है, या प्रति रहता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, यथावत, आवत। ठीक है, ये सारे शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ यथाशक्ति में यथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास है। वहीं बात करें अगर तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और जो बहुब्रीहि समास है, यहाँ पे इनके स्थान पे न तो यहाँ पे जो है पहला पद प्रधान होता है, न तो दूसरा पद, बल्कि इनके स्थान पे कोई तीसरा पद आ जाता है और वही प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। वहीं बात करें कर्मधारय की, तो यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान होता है। चूँकि यहाँ पे यथाशक्ति जो है उदाहरण दिया है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और साथ में लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।